साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसाइस। आज डिफेंस के एंगल से इकोनॉमिक ऑफेंसेस मैं खासकर बात कर रहा हूं चेक मैटर्स की। उसको लड़ने के लिए एक नया पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। एक ऐसा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके राइट से जुड़ा हुआ है, खासकर तब जब आप एक एलएलपी या एक कंपनी या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड है उसको मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि आपका अस्तित्व, मेरी बात समझना, आपका अस्तित्व और एक कंपनी आपने बना दी उसका अस्तित्व दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन की लायबिलिटी और उसके बिहाफ पर आपकी लायबिलिटी, इसमें दिन रात का अंतर रहता है और इसी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग। और ये एक टेक्निकल लेकुना है हर एक्ट में कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है बाय द कंपनी या बाय द एलएलपी या बाय द पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड है, तो उसके बिहाफ पर जो ऑथोराइज पर्सन है या जो कंसर्न पार्टनर है या डायरेक्टर है या कंसर्न ऑथोराइज पर्सन है या डेजिग्नेट पर्सन है, उसका प्रोसिक्यूशन कैसे होगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर वो लोग एक्विटल भी या क्वेश्चनिंग भी ईजिली ले जाते हैं। तो क्या मसला है, क्या मामला है, आज डिस्कस करने वाला हूं खुल के। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करो भाई, पढ़ो, एजुकेट हो। अदरवाइज क्या होगा कि लोग जैसा आप बोलेंगे वैसा आप मान लोगे। ऐसा नहीं करना है अपने को। आप किताब परचेस करो, मंगाओ अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से मंगाओ, पर मेरा कहना है कि जो कुछ बता रहा हूँ उसको काउंटर वेरीफाई करो, मेरे साथ साथ पढ़ो, एजुकेट हो, ताकि लड़ने की हमको जो है समझ हो, ताकि हम कंसेप्चुअली क्लियर हो। मैं चाहता हूँ भाई पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथ ही जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। क्लियर है। क्रिमिनल अपील नंबर है 879/2023 अशोक वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जजमेंट का जो है नाम है। यहाँ पर कोर्ट का व्यू किया कि वी हैव हर्ड द लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर अपीलेंट्स। Appellant are accused number 5, 6 and 7 in the complaint filed by the respondent under section 138 of the NIA। अगर अपरेंटली इस फैक्ट को देख रहे हैं तो कुछ बातें जो है क्लियर होकर निकल रही है कि ऐसे लोग हैं जो कि कंप्लेंट पे सीरियल नंबर 5, 6 और 7 पे दिखाए गए हैं, जिनका प्रोसिक्यूशन किया है कंसर्न कंप्लेंट रेस्पोंडेंट ने, और जिसके लिए उसने सेक्शन 138 NI एक्ट में जो है उनका प्रोसिक्यूशन किया है। क्लियर है। बाय द इम्प्यून ऑर्डर, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है इम्प्यून ऑर्डर, उसमें उन्होंने डिसमिस कर दिया एक पिटिशन को जो कि फाइल करी थी इन कंसेंट पर्सन ने अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC। इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। ये क्यों फाइल होता है? टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। एक चीज़ दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी, नहीं रखोगे तो नुकसान जो है खा जाओगे। कि जब भी अब्यूज़ है प्रोसेस का, उसको प्रिवेंट करना है तो उसकी बेटर रेमेडी जो है वो है सेक्शन 482 CRPC के अंदर। क्लियर हो गया। चलें आगे जी, लिख लिया आपने। पर जब 482 में हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी है। हमें उन फैक्ट्स को लिखना है जो हैं अनकॉन्ट्रोवर्टेड। जब भी हम 482 CRPC में मूव करते हैं तो हम बात करते हैं तरह तरह की जो हमें नहीं करनी है। हमें अर्ज करना है अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स को। याद रहेगा, अगर अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स को आप लिख रहे हो तो देन इट इज़ वेरी मच ईजियर टू यू। जब भी हम सेक्शन 482 CRPC मूव करते हैं, हम बात करते हैं तरह तरह की कि हमने ये क्राइम नहीं कराया या हमने इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बनती। ऐसी बातें बिल्कुल मत करो। वाई यू आर मेकिंग द कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट ऑन द रिकॉर्ड, सबमिट दोज फैक्ट्स विच आर अनकॉन्ट्रोवर्टेड। और ऐसे फैक्ट्स जो कि लॉ को सीधा हिट कर रहे हैं, तभी क्वेश्चन ऑफ कंप्लेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उन फैक्ट्स को हम कहते हैं अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स। अगर वो आप प्लीड कर पा रहे हो तो आप काफ़ी ईजियर आपको रहेगा। एंड बाय द इम्प्यून जजमेंट, जो पिटिशंस थी उन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। एट द outset, we may note here that in paragraph number 10 of the impugned judgment, High Court has purported to quote the relevant paragraph from the complaint bearing CC number 1/2012, which is subject matter of this appeal. We, however, find that the averment made in this complaint are different। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑब्जर्व किया एट द आउटसेट। क्या ऑब्जर्व किया कि जो पैरा नंबर 10 है इम्प्यून ऑर्डर का, जो कि पास किया है हाई कोर्ट ने, उसमें जो कंप्लेंट है उसके रिलेवेंट पैरास को जो है कोट किया गया है। ठीक है जी। जो मेन इशू है जो है जिस पे एड्रेस किया गया है बाय द कंसर्न अपीलेंट इज दैट ऑल्दो द अपीलेंट्स वर डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट अक्यूज्ड कंपनी एट अ रिलेवेंट टाइम, द मैंडेटरी अवर्मेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन टर्म ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 141 ऑफ द NI एक्ट हैव नॉट बीन मेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है डायरेक्ट हिट, कि ऐसे फैक्ट जो लॉ को हिट कर रहे हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, इनको कहते हैं अपन अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स, जिनको परिवादी तो क्या कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता, इवन कोर्ट उनको डिस्प्यूट नहीं कर सकता। कंक्लूसिव फैक्ट्स हैं। रिस्पॉन्स क्या था रेस्पोंडेंट का कि जो कंप्लेंट है उसका पैरा नंबर 7 में जो है सब्सटेंस है, मीन्स अवरमेंट है, जिसको आप देख सकते हैं। सेकंड तर्क था रेस्पोंडेंट का कि जो अपीलेंट है उन्होंने नोटिस तक को रिप्लाई नहीं करा, जो हमने 138 NI एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू होने से पहले दिया। बट 138 NI एक्ट का नोटिस 138 NI एक्ट में इशू होता ही नहीं है। ये इशू होता है सेक्शन 94 NI एक्ट में। क्लियर हो आपको?
और ये नोटिस अगर आप दे रहे हैं और अगर डिलीवर हो गया है और अगली पार्टी उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो ऐसी अवधारणा है कानून में कि द कोर्ट में टेक द एडवर्स प्रिजम्पशन। तो वही तर्क जो है संबंधित परिवादी ने रखा और उसने ये निवेदन किया कि जब उन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं करा तो इस सिनेरियो में उनके विरुद्ध एडवर्स प्रिजम्पशन ली जानी चाहिए। इन दैट कंटेस्ट he relies upon decision of this honorable court. In this scenario he relies upon the judgment of this honorable court. वो judgment क्या था? ASP Money and Mohan Dairy versus Dr. स्नेहलता। अब उसका important paragraph क्या है वो समझना होगा। We have carefully perused the complaint and the affidavit in support of complaint. In para number 4 of the complaint it is stated that accused number 1 is the company on whose account 2 checks were issued. ये एक फैक्ट निकल गया था कि कंपनी थी अक्यूज नंबर 1 जिसके बिहार पर चेक इशू हुए, और अक्यूज नंबर 2 जो था उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था, और प्रेजेंट अपीलेंट है बीन डिस्क्राइब्ड एज डायरेक्टर ऑफ अक्यूज नंबर 1 कंपनी। द चेक्स वर साइंड बाय अक्यूज नंबर 2 who is managing director of the accused number 1 company. The only material averment even according to the case of learned counsel for the respondent number 2 are found in para number 7 of the complaint, which reads as under. The accused number 2 to 7 are fully aware of the business transaction of accused number 1 company and they are jointly and severally liable for the transaction of the accused number 1 कि jointly भी liable हैं और severally means अलग अलग भी liable हैं, इसको आप नोट कर लो। And all the accused are fully aware of the issuance of above checks कि ये चेक के issuance के बारे में भी aware हैं without balance in the account and they were aware that the check will not be honored means they will be dishonored and it clearly established that all the accused with intention to deceive या defraud the complainant उन्होंने जो है चेक इशू करें और जिस कारण जब ये चेक पेश किए गए तो ये चेक जो है बाउंस हो गए। इस बारे में संपूर्ण जानकारी अक्यूज पर्सन को थी कि कंपनी के पास जो है फंड्स नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नोटिस के बाद भी उन्होंने जो है पेमेंट नहीं करा, जिस कारण ये जो है जिम्मेदार हैं धारा 138 NI एक्ट के तहत। अब कोर्ट ने क्या लिखा कि इट इज़ नेसेसरी नोट द अवरमेंट मेड इन पैरा नंबर 8 ऑफ द कंप्लेंट, जिसमें सेकेंड रेस्पोंडेंट स्टेट करता है कि एक नोटिस जो है दिया गया बट वो सर्व नहीं हुआ कि उसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए लाइन क्या थी? स्टैट्यूटरी नोटिस ऑफ डिमांड वाज नॉट सर्व टू द अक्यूज। इन फैक्ट सेकंड रेस्पोंडेंट हैज़ रिलाइड अपॉन द रिटर्न पोस्टल कवर्स इवन इन द एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ कंप्लेंट द सेकंड रेस्पोंडेंट हैज़ कम आउट विद द केस दैट डिमांड नोटिस वाज नॉट सर्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जबकि डिमांड नोटिस जो है वो सर्व होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। In fact, the service of notice of demand is a condition precedent for filing of complaint in view of section subclause C of section 138 of the NI Act. और ये एक रिक्वायरमेंट है, अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो कंप्लेंट जो है वो फेल हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। नाउ वी कम टू द अवरमेंट मेड इन पैरा नंबर 7। फर्स्टली क्या अवरमेंट से कि सभी डायरेक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ द अक्यूज नंबर 1 कंपनी, और ये भी स्टेट है कि ये फुली अवेयर है फॉर इशुएंस ऑफ चेक जो कि सब्जेक्ट मैटर है कंप्लेंट का, एंड दे वर अवेयर दैट चेक विल बी डिसऑनर्ड। फर्दर इट इज एलिज दैट क्या एलिज किया गया कि अक्यूज को इस बात की जानकारी है कि कोई भी फंड्स जो हैं नहीं है इन द अकाउंट ऑफ अक्यूज नंबर मीन्स कंपनी। साथियों, बात करते हैं सेक्शन 141 NI एक्ट की, जिसका सब सेक्शन 1 ये मैंडेट करता है परिवादी के ऊपर कि वो अवॉइड करे उन फैक्ट्स को ये दिखाने के लिए कि यहाँ तो अक्यूज पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द कंपनी या इंचार्ज है, दोनों ही बातें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इट इज़ फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। इन द प्रेजेंट केस जो कंसर्न रिस्पॉन्डेंट है उसने एलिज किया है कि अपीलेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी और ये फुली अवेयर है रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ चेक एंड डिसऑनर ऑफ द चेक। क्लियर हो गया? एंड देयरफॉर इवन इफ we decide to take a broad and liberal view of the pleading in the complaint, we are unable to draw a conclusion that compliance of section 141 of the NI Act has been done. सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है कि डायरेक्टर या तो इंचार्ज हो या उसके कंडक्ट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हो। अपीलेंट ना तो सिग्नेटरी हैं उस चेक के और ना ही उस टाइम जो है डायरेक्टर हैं, जिस कारण जो डिसीजन है SP मनी वर्सेस डॉक्टर स्नेहलता का वो एप्लीकेबल ही नहीं होता इस केस में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टैट्यूटरी नोटिस भी जो है उनको सर्व नहीं हुए हैं और हाई कोर्ट ने इस फैक्ट को कंसिडर नहीं करा कि 2 इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसीज या मिस्टेक थी इस कंप्लेंट के अंदर। इन दिस सर्कमस्टेंसेस कोर्ट ने कहा कि इम्प्यून जजमेंट जो है वो स्टैंड नहीं रह सकता, अपील सक्सीड्स, और इम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए इनको जो है सेट एट लिबर्टी मीन्स दोष मुक्त करने के जो है आदेश दिए गए। तो साथियों को मिला के हमें एक बात समझ में आती है कि भाई अगर मामला 138 NI एक्ट का और इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी में है
तो उस सिनेरियो में 141 NI एक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंप्लेंट को पूरा एग्जामिन कर लो कि नोटिस सर्व हुआ कि नहीं हुआ, और आपके लिए अबरमेंट्स क्या है। अगर प्रॉपर अबरमेंट्स नहीं है, इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या इसके साथ साथ ये अबरमेंट्स भी नहीं है कि ये बंदा जो है उस कंसर्न कंपनी या फर्म का या कंसर्न पार्टनरशिप का जो रजिस्टर्ड है उसका इंचार्ज है, तो इस सिनेरियो में ये घातक है कंसर्न प्रोसिक्यूशन या परिवादी के लिए। मिनटों में केस होगा साफ। तो मेरा कहना है कि आप कंप्लेंट को स्क्रूटनाइज करोगे, उसकी प्लीडिंग को स्क्रूटनाइज करोगे, उसके बाद अपना आर्गूमेंट रखोगे इन लाइट ऑफ दिस जजमेंट्स, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। और यही नहीं, ऐसे अनेकों जजमेंट हैं जहाँ पर 141 NI एक्ट को मैंडेटरी बताया गया है, और ये तक भी लिख दिया गया है कि अगर ऐसे स्पेसिफिक अबरमेंट नहीं है और ना ही ऐसे सस्टेनिंग अबरमेंट को लिखकर उसकी लाइट में कोर्ट को कन्विंस करने का प्रयास किया गया है, कंप्लेंट बिकम डिफेक्टिव एंड ऑन दिस ग्राउंड द कंप्लेंट कुड नॉट बी अलाउड टू बी स्टैंड। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।